सो पिछले लेक्चर में हमने कुछ फोर्स के बारे में, सिस्टम ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कि जैसे आपके सिलेबस में है, सिलेबस में क्या है वो मैं रख देता हूँ। आप लोग देखोगे कि सिलेबस में क्या है, पहले वो एक बार हम क्लियर कर लेते हैं। सो देखो क्या क्या है आपके सिलेबस में। डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्टैटिक, डायनेमिक, काइनेटिक, काइनेमेटिक, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होता है? रिजिड बॉडी उसे बोलते हैं जिस पे अगर आप फोर्स लगाते हो तो, हेलो अनुज, हेलो, यस सर। कहाँ रहते हो? एक भी क्लास अटेंड नहीं कर रहे? सर यहाँ पर लाइट की बहुत प्रॉब्लम है। ओके, चलो बढ़िया। सो हम लोगों ने क्या क्या देखा था? हमने बेसिकली देखा डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्टैटिक, डायनेमिक, काइनेटिक, काइनेटिक एंड काइनेमेटिक्स, रिजिड बॉडी। एक्चुअली रिजिड बॉडी क्या होता है? रिजिड बॉडी वैसे ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसको रिजिड बॉडी हम लोग डिफाइन करते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए कि जब उस पर अगर हमने फोर्स लगाया तो उसका शेप या साइज चेंज ना हो। ठीक है, एक फोर्स लगाने के बाद उसके शेप और साइज में कोई चेंजेस ना हो तो हम लोग उसे रिजिड बॉडी बॉडी बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक ब्लॉक है, टेबल है, तो टेबल पे जब आप फोर्स लगाते हो तो उसका शेप तो चेंज नहीं हो जाता है। बट वहीं पे अगर रबर है, रबर पे जब आप फोर्स लगाते हो तो उसका शेप चेंज हो जाता है। तो बेसिकली सर उसको, हाँ, हेलो। हाँ बोलिए। सर आप 10 मिनट बाद क्लास ज्वाइन कर रहे हैं सर, हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। चलो बढ़िया है, तुम चार्ज हो? नहीं ओके, सर, वो चार्जिंग लाइट नहीं देना, इसलिए चार्जिंग नहीं हुआ मोबाइल। चलिए, ओके ओके, ठीक है। नहीं भी ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, 10 मिनट खुल जाएंगे। सो हमारा हमने क्या बताया कि जो फोर्स होगा हमारा, सॉरी रिजिड बॉडी जो होगा, जब हम फोर्स लगाए और जो चेंजेस ना हो तो उसे हम रिजिड बॉडी बॉडी बोलेंगे। रिजिड बॉडी को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? जैसे कुछ भी अगर मान लेते हैं कि अगर एक सिंपल सा स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, एक ऐसे डिलीट कर देता हूँ मैं। सो अगर देखोगे इस तरीके का स्ट्रक्चर है मेरे पास। सो ये सभी क्या है? ये एक ब्रिज है या किसी तरह का स्ट्रक्चर है, और उस पे ये जो है उसे बेसिकली मेंबर बोलते हैं। मेंबर स्ट्रस होता है, बेसिकली इसको स्ट्रस इस डिज़ाइन को बोलते हैं। बट इसमें ये मेंबर कहलाते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट मेंबर है। जब इस पर फोर्स लग रहा है तो ये डिफॉर्म नहीं होगा, मतलब चेंजेस नहीं होंगे, टेंडेंसी रहेगा। फोर्स क्या करेगा? फोर्स चाहेगा कि हम लोग इसे, मतलब फोर्स चाहेगा कि इसे चेंज कर दे, बट हमें ये इसमें चेंजेस नहीं होगा, ये रिजिड रहेगा। उस तरीके से रिजिड बॉडी बोलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट रिजिड बॉडी है जो भी आप देख रहे हैं आसपास में, ऑलमोस्ट सभी रिजिड बॉडी होता है। सो मैकेनिक्स के स्टडी में, जो मैकेनिक्स हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे उसके बेसिस पे, बट उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कुछ एक सिस्टम डिफाइन करते हैं कि हाँ इस तरीके से रिजिड बॉडी को हम लोग डिफाइन करेंगे। सो बेसिकली रिजिड बॉडी हम लोग एक मिनट, ये क्यों ऐसा हो रहा है? बेसिकली रिजिड बॉडी एक सिंपल इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम लोग रिजिड बॉडी बोलेंगे। देख लोगे आप।
इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। अब जो इसमें रेड ब्लू कुछ भी है वो रिजिड बॉडी का कुछ पार्ट नहीं है। जो सिंपल हमने ऐसा एक इस तरीके से हमने कुछ ड्रॉ कर दिया, ये रिजिड बॉडी कहलाएगा, मतलब रिजिड बॉडी डिफाइन करते हैं। इसको 3D में भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं 3D में, तो इस तरीके से इसका बेस हो जाएगा। सो ये 3D कंपोनेंट हो जाएगा, तो ये रिजिड बॉडी कहलाएगा। अब इसी रिजिड बॉडी पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि फोर्स कैसे लगता है। तो फॉर एग्जांपल देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी डायग्राम में, ऊपर इस डायग्राम में देखोगे यहाँ पे सिस्टम ऑफ फोर्स जो हमने बताया था, वो सिस्टम ऑफ फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है। सिस्टम ऑफ फोर्स क्या है, इसमें कितने तरह के कितने फोर्सेस हैं। सो यहाँ पे देखो एक F1 है, यहाँ पे F1 फोर्स लग रहा है, F2 लग रहा है और ये R लग रहा है, रिजल्टेंट। सो फोर्स एक होता है नॉर्मल फोर्स, जो अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड मीन्स एक ऑब्जेक्ट पे हम लोग नंबर ऑफ फोर्सेस लगा सकते हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट पे हम लोग नंबर ऑफ फोर्सेस लगा सकते हैं और सभी फोर्सेस को सम अप करेंगे तो एक सिंगल फोर्स मिलेगा, उसे हम बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स। हमने नंबर ऑफ फोर्सेस लगाया, और जैसे अगर मान लेते हैं कि एक बॉक्स है, उस पर जिस पिछले क्लास में भी हमने बताया था कि इस बॉक्स को नंबर ऑफ पर्सन खींच रहा है। ये इसमें सोने चांदी भरे हुए हैं, एक इधर खींचेगा, एक इधर खींचेगा, एक इधर खींचेगा, एक इधर खींचेगा, कोई इस कोने से इधर खींचेगा, कोई इस कोने से इधर, कोई नीचे खींच के ले जाना चाहेगा, मतलब चारों तरफ से फोर्स लगेगा। बट इसका मूवमेंट किधर होगा, इसका मूवमेंट उसी डायरेक्शन में होगा जिधर फोर्स ज़्यादा रहेगा, दैट मीन्स रिजल्टेंट फोर्स। तो इस सभी का समेशन, अब समेशन कैसा समेशन, तो समेशन मतलब अलजेब्रिक समेशन। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, मैं बोल रहा हूँ अलजेब्रिक समेशन। समेशन मतलब अलजेब्रिक, अलजेब्रिक समेशन। हाँ हेलो, चारों तरफ से फोर्स लगेगा तो ये टूटेगा नहीं। क्या क्या, जब चारों तरफ से फोर्स लगेगा हाँ तो ये बॉडी अलग अलग पार्ट में डिवाइड नहीं हो जाएगा तो? नहीं कैसे, रिजिड बॉडी है ना, रिजिड बॉडी है। हाँ आप जब घर पे रहते हो और कुछ छीना झपटी होता है भाई बहन में आपके, तो क्या करते हैं आप, वो अलग अलग हो जाता है क्या, नहीं होता है ना, वो रहता है, ठीक है, रिजिड। इसलिए तो मैं बोला कि रिजिड बॉडी, डिफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये बात नहीं कर रहे हैं कि डिफॉर्म हो जाएगा, इससे ये नहीं बोला कि ये डिफॉर्म है, इसीलिए मैं बोला हूँ रिजिड बॉडी, यानी कि आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स उसमें डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अभी हम कैसा स्टडी कर रहे हैं कि उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होगा, टीयरिंग नहीं होगा, सेपरेशन नहीं होगा, ठीक है, वो रिजिड रहेगा, मतलब टूटेगा नहीं वो, क्लियर है। बट उसमें मूवमेंट हो सकता है कि एक तरफ रिजल्टेंट फोर्स लग सकता है, एक साइड जा सकता है, तो उसको हम रिजल्टेंट फोर्स बोलेंगे। सभी फोर्स को सम अप करेंगे और जो एक फोर्स मिलेगा उसी को हम रिजल्टेंट फोर्स बोलेंगे। और रिजल्टेंट फोर्स जिस डायरेक्शन में ज़्यादा होगा उस डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूवमेंट करेगा, मूव करेगा उसमें। देन हमने बोला अलजेब्रिक समेशन। अलजेब्रिक समेशन मतलब क्या, वो समझोगे पहले। देखो हमने यहाँ पे सबसे फर्स्ट तो बात करते हैं अलजेब्रा क्या होता है। तो अलजेब्रा समेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक सिंबल है, और इसका जब यूज़ करते हैं कैलकुलेशन पर्पस के लिए तो वो जो हम स्टडी करते हैं उसे अलजेब्रा हम बोलते हैं हम लोग। सो जैसे अभी फोर्स की बात करें तो फोर्स डायरेक्शन सेंसिटिव होता है। डायरेक्शन मतलब कि ये वेक्टर होता है, फोर्स क्या होता है, वेक्टर होता है। इसमें दो चीज़ें होती है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। जैसे मैं बोलूँगा 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो आप बोलोगे कि सर किधर लग रहा है, राइट लग रहा है, अप लग रहा है, डाउन लग रहा है, लेफ्ट लग रहा है। मैं बोलूँगा राइट लग रहा है, मतलब 5 न्यूटन का फोर्स टुवर्ड्स राइट लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स टुवर्ड्स अपवर्ड लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। मतलब क्या कि मैं डायरेक्शन भी बता रहा हूँ। ऐसा भी बोल सकते
कि 5 न्यूटन का फोर्स विथ एक्स एक्सिस या अलोंग एक्स एक्सिस के से थीटा डिग्री एंगल पे लग रहा है। थीटा 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, 45 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो ये हमारा फोर्स। तो इस तरीके से डायरेक्शन हमने दिया। इसको फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एफ ऊपर से एरो डिफाइन करते हैं या एफ कैप यूज करते हैं, ठीक है, या ठीक है एफ कैप यूज करते हैं या इस तरीके से एरो यूज करते हैं। दैट मीन्स ये फोर्स का सिंबल है और ये बताता है कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये हो गया। अब अलजेब्रिक का मतलब क्या हुआ कि अलजेब्रिक जब हम अलजेब्रिकली ऐड करेंगे, अलजेब्रिकली ऐड करने का क्या मतलब कि मान लो कि एक रिजिड बॉडी है यहाँ पे और इस पे नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इस साइड लग रहा है, कॉन्ग्रुएंट फोर्स, एक यहाँ लग रहा है, एक यहाँ लग रहा है, इस तरीके से। या अभी सिंपल समझने के लिए मैं सिर्फ डायरेक्शन अलोंग एक्स, अलोंग वाई, अलोंग जेड ही फोर्स लगा रहा हूँ। सो इस पे एक वाई के अलोंग, ये एक्स के अलोंग और ये जेड, 3 डायरेक्शन है। तो मैं एक्स वाई के अलोंग ही लगा रहा हूँ, यानी कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में। अब पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव, एक्स जो होगा हमारा पॉजिटिव हो सकता है एंड वाई जो हो सकता है पॉजिटिव निगेटिव, एक्स पॉजिटिव निगेटिव, यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग सकता है और इस डायरेक्शन में फोर्स। सो यहाँ पे अगर हमने 5 न्यूटन लिख दिया और यहाँ 5 न्यूटन लिख दिया, दैट मीन्स ये फोर्स के ठीक अपोजिट है ये फोर्स। या इधर हमने 10 न्यूटन लिख दिया, 10 न्यूटन। तो हम लोग क्या करते हैं जब भी आप कुछ खरीदने जाते हो या कुछ भी वर्क करते हो अलजेब्रिकली, तो क्या करते हैं अपोजिट जो होता है उससे सब्सट्रैक्ट कर देते हो। जैसे इधर इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना, मान लेते हैं इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना, राइट वाले को, लेफ्ट वाले डायरेक्शन को निगेटिव मान लिया। तो इधर जो भी वैल्यू रहेगा उसमें हम लोग निगेटिव लगा देंगे। कब? जब अलजेब्रिक सम करेंगे। मैं बोलूँगा कि रिजल्टेंट फोर्स किधर लग रहा है, तो आप बोलोगे सर इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि इस 10 ज़्यादा है 5 से। अगर मैं बोलूँगा रिजल्टेंट निकालो, तो रिजल्टेंट फोर्स सर जिधर ज्यादा फोर्स होगा उधर साइड पर हम रिजल्टेंट मानेंगे। रिजल्टेंट मानेंगे। अभी फिलहाल उतना समझो कि हाँ उधर ज़्यादा मानेंगे। तो मैं बोलूँगा कि एफ एक्स कितना लग रहा है, यानी कि फोर्स, अब यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हमने फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। अब देखो इन एक्स डायरेक्शन हमने क्या किया, सफिक्स लगा दिया। सफिक्स क्यों यूज करते हैं, जैसे ये एक्सप्रेशन है, सफिक्स क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना होता है सिम्बॉलिकली बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को, तो इसके लिए हमने सफिक्स यूज करना यहाँ सीखा। सो इफ अलोंग एक्स कितने फोर्स लग रहे हैं, सो ये डायरेक्शन कितना है 5 न्यूटन पॉजिटिव, और ये क्या है निगेटिव -5 10 न्यूटन। सभी लोग ध्यान से देखोगे, ये बहुत ज़्यादा कंसेप्ट का चीज़ है, ये समझ में आने चाहिए। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 न्यूटन पॉजिटिव होगा या निगेटिव, निगेटिव, यहाँ पे एफ एक्स निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? सो ये जो निगेटिव वैल्यू होगा वो क्या रिप्रेजेंट कह रहा है, ये रिप्रेजेंट कह रहा है कि आपने जो पॉजिटिव माना है ना उधर नहीं है, उसके ठीक अपोजिट ये रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है। तो ऑफ कोर्स इधर जिधर ज़्यादा रहेगा उधर ही लगेगा। ये सिंबल क्या बताता है, डायरेक्शन, यानी पॉजिटिव मतलब अब कन्वेंशनल रूल इसमें लिखते हैं कि आप पॉजिटिव किधर मानोगे, निगेटिव किधर मानोगे। तो एक्स डायरेक्शन, ये एक्स पॉजिटिव, एक्स एक्सिस पॉजिटिव में पॉजिटिव लेते हैं, निगेटिव में निगेटिव लेते हैं, अपवर्ड पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड निगेटिव लेते हैं। क्लियर है कि नहीं? जैसे मान लो कि आप पेड़ के टहनी से लटक गए, आप यहाँ पे कोई है इस तरीके से, और ये क्या कर रहा है पेड़ के टहनी से लटका हुआ है। तो इस पे एक फोर्स लग रहा है, ये पेड़ का टहनी है, इस तरीके से ये पेड़ का टहनी है, फिक्स है, इस पे आपने इसको पकड़ के लटक रहे हो। हाँ, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, तो एक फोर्स लगेगा डाउनवर्ड, वो क्या रहेगा फोर्स, मास इनटू ग्रेविटी, मास इनटू ग्रेविटी। ये जो भी बंदा है उसका वेट रहेगा मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है, ये इतना केजी में हो जाएगा। लेकिन
इस फोर्स को सस्टेन कौन कर रहा है? जो मैंने हाथ से पकड़ रखा है, तो वो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तभी तो ये बैलेंस्ड है। ये ऊपर की तरफ लगा रहा है, तो कितना फोर्स लगा रहा है मैं नहीं जानता हूँ कि F फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है। तो मैं यहाँ पे ये समेशन करूँगा, समेशन ऑफ Fy। अब ये समेशन का क्या होता है? इस तरीके का जब हम लिखते हैं तो सम लिखते हैं, जैसे सम, बहुत सारे टर्म्स है जिसको सम करना हो, और वो सम जैसे अगर मान लेते हैं कि कुछ टर्म्स है, जैसे 1 है, +2 है, +3 है, +4 है, अगर इस तरीके का है, n नंबर है, यानी कि डॉट 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 1000 तक आप जाते हो, तो इसमें देखो क्या है, 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, यानी कि नेचुरल नंबर को हम लोग क्या कर रहे हैं? सम कर रहे हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे यूज करते हैं, समेशन। इसको क्या बोलते हैं? समेशन ऑफ n, समेशन ऑफ n, यानी कि n नंबर है, n प्लस n, ऐसा नहीं करेंगे, n उसके बाद -1 या +1 +2 +3 ऐसा करते जाएंगे, बट मैं बता रहा हूँ समेशन ऑफ n, वेयर n इज इक्वल टू 1 to 1000, यानी कि n से लेकर के 1000 तक है। तो फर्स्ट टर्म में 1 आएगा, सेकेंड टर्म में 2 आएगा, थर्ड टर्म में 3 आएगा, इस तरीके से n करते 1000 टर्म्स है। थोड़ा बाहर बोलो, कौन आवाज़ कर रहा है इतनी? सर क्लास चल रहा है, बोलो, रिकॉर्डिंग क्लियर है? तो ये समेशन हो। उसी तरीके से अगर हमने बोला समेशन ऑफ Fy, यानी कि समेशन ऑफ फोर्स अलोंग y हमें कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो, एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है F, और नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg, और इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 0 के बराबर, तभी वो बैलेंस्ड रहेगा। आइदर अगर ये ऊपर हो जाएगा तो पुशअप कर लेगा, वो जो लटक रहा है वो अगर पुश करके, यानी कि F ऊपर वाला फोर्स इसका ज़्यादा हो गया तो ये पुशअप हो जाएगा। अगर mg ज़्यादा हो जाएगा तो वो नीचे की तरफ उसका मूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि उसका जो रिजल्टेंट फोर्स है नीचे की तरफ लग जाएगा, तो वो नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, गिर जाएगा नीचे, हाथ पैर टूट जाएगा। दोनों को बैलेंस रहने के लिए क्या होना चाहिए? ऊपर जितना फोर्स लग रहा है एंड जितना डाउनवर्ड लग रहा है, दोनों बराबर होना चाहिए, यानी कि F इज इक्वल टू mg होना चाहिए, यानी कि उसके हाथ में इतना स्ट्रेंथ होना चाहिए कि, या mg के बराबर स्ट्रेंथ होना चाहिए। ठीक है? तो जैसे अगर आप बचपन में या बच्चे हैं आपके घर में, तो उसको पकड़ के लटका दो, तो वो क्या हो जाएगा? नहीं पकड़ पाएगा, वो गिर जाएगा। लेकिन आपके हाथ में स्ट्रेंथ होगा तो आप सस्टेन कर लोगे, तो फोर्स आप बैलेंस कर पा रहे हो। लेकिन बच्चे जो होंगे वो बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। हम लोग जब इस तरीके कैलकुलेशन करते हैं तो क्या करते हैं? हम लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। डिसीजन मेकिंग मतलब क्या? कि बच्चे को लटकाना चाहिए कि नहीं लटकाना चाहिए, क्योंकि उसके हैंड में उतना स्ट्रेंथ नहीं है जो कि उसके अपने वेट को सस्टेन कर सके, या अपने वेट को क्या कर सके? बैलेंस कर सके। वो उसके हाथ में उतनी ताकत नहीं है, तो हमारा डिसीजन है, तो हम उसे नहीं लटकाएंगे। उसी तरीके से इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम में भी हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं बाय द कैलकुलेटिंग ऑफ फोर्स। सो अभी हम लोग बेसिकली क्या बात कर रहे थे अभी? कि डायरेक्शन की बात कर रहे थे। तो डायरेक्शन अभी हमने देखा कि एक जो राइट वर्ड रहेगा वो पॉजिटिव लिखेंगे, लेफ्ट वर्ड रहेगा निगेटिव रखेंगे, अप पॉजिटिव, डाउन निगेटिव। आप लेफ्ट को भी पॉजिटिव ले सकते हैं, राइट को निगेटिव ले सकते हैं, लेकिन आपको ये रूल जब तक लाइफ रहेगा आपको उसको फॉलो करो। एक ही रूल, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल रूल। कन्वेंशनल रूल, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? कन्वेंशनल रूल। कन्वेंशनल रूल मतलब क्या? वैसा रूल जो कि हमें बता दिया जाता है कि ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है। उसमें लॉजिक, उसमें सोच समझ, मैथमेटिक्स नहीं रहता है। मतलब मैथमेटिक्स तो रहता है, कंसेप्ट रहता है, हाँ बिल्कुल। आपको बता दिया गया कि ऐसा करना है,
आपको वो चीज़ें फॉलो करना है। तो अगर आपने इधर निगेटिव पॉजिटिव, एक प्रॉब्लम में इधर पॉजिटिव किया, दूसरे प्रॉब्लम में इधर निगेटिव किया, तो आप वो गलत हो जाएगा, आपका प्रॉब्लम, आपका कंसेप्ट गलत हो जाएगा। तो हमेशा आइधर इधर पॉजिटिव करो तो इधर निगेटिव, अगर इधर निगेटिव करो तो इधर पॉजिटिव, उसी तरीके से इधर पॉजिटिव तो इधर निगेटिव, अगर इधर पॉजिटिव तो इधर निगेटिव, आपको ऐसा ले करके चलना है। जब भी आपके रिजल्ट में पॉजिटिव साइन आएगा, मतलब फोर्स में कैलकुलेट कर रहे हैं और पॉजिटिव आएगा, दैट मीन्स उसका डायरेक्शन राइटवर्ड होगा या अपवर्ड होगा। अगर आपने कन्वेंशनली राइटवर्ड पॉजिटिव लिया है एंड अपवर्ड पॉजिटिव लिया है। निगेटिव आएगा तो उसका डायरेक्शन लेफ्टवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा कन्वेंशनली, अगर आपने निगेटिव लेफ्टवर्ड एंड निगेटिव डाउनवर्ड लिया है डायरेक्शन। तो क्लियर है, समझ में आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो No, आप sir. बोल सकते हो। कन्वेंशनली आपने सही बोला, परंपरागत, मतलब कि एक रूल्स के बेसिस पे हमें याद रखना है कि हाँ ये चीज़ ऐसा होता है। देन नेक्स्ट जो है, अगर हम सिस्टम ऑफ फोर्स बताते हैं कि सिस्टम ऑफ फोर्स, तो एक रिजिड बॉडी है और इस पे फोर्स लगते रहते हैं। ठीक है, इस तरीके का हम लोग, ये अमीबा टाइप, हाँ, पैरामीशियम अमीबा जो भी है, उस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर है जो कि रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली हम लोग रिजिड बॉडी को। आप सिंपल ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं। हाँ, तो इस पे हमें क्या करना है, ये हमारा रिजिड बॉडी है और इस पे फोर्स लग रहा है। कि कौन से फोर्स लग रहा है, तो एक फोर्स लग रहा है इधर राइट और एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे ऐसा, दो डायरेक्शन, यहाँ पे एक साइड नहीं बोल रहा हूँ मैं, दो डायरेक्शन में लग रहा है। ये डायरेक्शन 1 और ये डायरेक्शन 2। सो अब हमें इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालना होगा कि ये भी इधर भी लग रहा है, किसी ने इधर भी खींच रहा है, किसी ने ऊपर भी खींच रहा है, तो इसका मूवमेंट इधर नहीं होगा और ना ही इधर होगा, ये आड़ा चलेगा। पता है कि नहीं, ये क्या चलेगा, आड़ा चलेगा, मतलब एक एंगल में मूवमेंट होगा इसका। सो एंगल में मूवमेंट होने का क्यों एंगल मूवमेंट होगा, क्योंकि इसका रिजल्टेंट फोर्स जो है आर जो है वो इस डायरेक्शन में हो, तो रिजल्टेंट फोर्स को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो फोर्स है F1 एंड F2 से रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है। सो अगर हमें सम करना होगा कि R इज इक्वल टू क्या होगा, R इज इक्वल टू F1 प्लस F2। अब हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इसका वैल्यू, वो हम लोग देखेंगे आगे चल करके कैसे निकालते हैं इसका वैल्यू। क्लियर है? सो इसी तरीके से इसमें तो दो ही फोर्स है, नंबर ऑफ फोर्सेज हो सकते हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे बहुत सारे रूल है रिजल्टेंट फोर्स निकालने का। हम लोग देखेंगे कि हाँ पैरेललोग्राम लॉ यूज करते हैं हम लोग रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए। तो आगे चल करके हम लोग देखेंगे। सो यहाँ तक क्लियर है? उसी तरीके से अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, देखोगे ये ऑब्जेक्ट है और इस पे नंबर ऑफ फोर्सेज लग सकते हैं एक साथ। नंबर ऑफ फोर्सेज, जैसे ये एक देखो, ये एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे ऐसा, एक डायरेक्शन ऐसा, एक डायरेक्शन में ऐसा, और ठीक एक और फोर्स सिस्टम यहाँ लग रहा है इस डायरेक्शन में और ये नीचे की। तो ये दो फोर्स लग रहा है, मतलब टोटल फोर नंबर ऑफ फोर्सेस 4 है। एक इस डायरेक्शन में मान लेते हैं कि F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है। तो इसका रिजल्टेंट फोर्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैथमेटिकली, अभी ग्राफिकली बता रहा हूँ, मैथमेटिकली हम लोग देखेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो देखो इस डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट फोर्स आएगा और ये इस डायरेक्शन में आएगा। तो ये एक फोर्स सिस्टम है, एक सिस्टम 1 है, एक सिस्टम है, यानी कि एक पॉइंट पे ये फोर्स लग रहा है, दूसरे पॉइंट पे ये फोर्स लग रहा है, यानी कि ये पूरा का पूरा रिजिड ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, रिजिड बॉडी है। मान लेते हैं कि टेबल है और टेबल को
दो लोग धक्का दे रहा है, दो लोग फोर्स लगा रहा है, ये चार लोग मिलकर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। एक पॉइंट पे दो फोर्स, दूसरे पॉइंट पे दो फोर्स। तो इसका ये एक फोर्स सिस्टम हो गया, ये एक फोर्स सिस्टम हो गया, एंड दूसरा ये एक फोर्स सिस्टम हो गया। अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे कि हाँ इसका रिजल्टेंट किधर लगेगा। तो एक का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है ये, और एक का रिजल्टेंट दिस डायरेक्शन में ये। सो इसको हम बोलेंगे आर। ये आर है, मतलब कि ये एक्सटेंड करेगा आर, और ये अब ये क्या होगा, इसका अब हम लोग फिर से रिजल्टेंट निकालेंगे, क्योंकि ये मान लेते हैं कि F1 F2 है तो R1 है ये, और ये R2 है। तो इन दोनों का फिर से हम समेशन एक रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, ये R, यानी कि इन सभी का एक जो सिंगल फोर्स में कन्वर्ट करेंगे, इस दोनों सिस्टम को अगर हम सिंगल फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा। तो ये मैं ग्राफिकली बता रहा हूँ, ये रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ कि हाँ इस तरीके से फोर्स लगते हैं, इस तरीके से रिजल्टेंट होते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे वो आगे अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? सर इसमें अलग अलग सिस्टम ऑफ फोर्सेस बताना पड़ेगा क्या, कि कौन सा कॉन्करेंट है, कौन सा कोप्लेनर है? बताना नहीं पड़ेगा, बताना नहीं, हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कितना फोर्स इस पे लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स। यानी कि 10 लोगों ने, 4 लोग मिलकर फोर्स लगा रहे हैं, तो चारों को मिला करके कितना फोर्स लग रहा है, एक फोर्स निकालना है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिजल्टेंट फोर्स। तो 4 लोग हैं, 2 लोग एक पॉइंट पे लगा रहे हैं एक कॉर्नर पे, दो लोग दूसरे कॉर्नर पे लगा रहे हैं। यानी कि एक कॉर्नर पे लगता हुआ फोर्स, मेरा पिक्चर दिख रहा होगा आपको, वीडियो दिख रहा है मेरा वीडियो दिख रहा है आपको, मेरा पिक्चर दिख रहा है आपको? यस सर। मैं दिख रहा हूँ कैमरा में? यस सर। हाँ, यस सर। यस सर। ओके। सो ये देखो, ये मोबाइल है मेरा, सिंपल एक मोबाइल है, और इस पे 2 फोर्स लगा रहे, एक, अच्छा यहाँ कैमरा है, इस पे एक फोर्स पॉइंट पे लग रहा है, इस पे 2 लोग फोर्स लगा रहे हैं, इस पे 2 लोग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों पे फोर्स लगाने के समय क्या होगा, इन दोनों पे जब फोर्स लगेगा तो इस पे 2 लोग फोर्स लगाएंगे तो एक सिस्टम कहलाएगा उनका। ये दोनों पे 2 लोग लगा रहे हैं तो इनका एक सिस्टम कहलाएगा। यानी कि 2 लोग मिल करके, अब एक परिवार से 2 लोग हैं, वो चाहता है कि मैं खींच कर ले जाऊँ अपने पास, और 2 लोग एक परिवार से वो खींच कर चाहता है कि मैं अपने पास ले जाऊँ, तो सिस्टम, लेकिन वो जाएगा किधर, तो रिजल्टेंट निकालना होगा कि किस में ज़्यादा फोर्स, कौन ज़्यादा फोर्स लगा रहा है। चारों में ये 2-2 मिल करके लगा रहे हैं, तो कौन ज़्यादा लगा रहा है, तो उस तरफ वो चला जाएगा। सर अगर एक ही तरफ से अगर फोर्स लग रहा हो तो उसमें हम रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते? उसमें भी निकालते हैं ना, उसमें भी निकालते हैं कि रिजल्टेंट उसमें भी निकालते हैं कि एक ही तरफ सब लग रहा है तो सबको जोड़ दो एक ही साथ। अगर मान लेते हैं कि एक बहुत हेवी ब्लॉक है, या मान लेते हैं कि आप एक टेबल खींच करके घर में ले जा रहे हैं, हाँ? टेबल घर में, तो आप अकेले खींच रहे नहीं खींच रहा है, आप अपने भाई को बोलोगे, अपने पेरेंट्स को बोलोगे क्या हाथ लगाओ, अब सभी लोग हाथ पकड़ के खींचना स्टार्ट करेंगे, तो क्या करेंगे, एक ही तरफ खींचेंगे ना। जब एक तरफ खींचेंगे तो वो अंदर की तरफ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो सभी फोर्स को एक तरफ ही ऐड कर देंगे। सो नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है। सो 2 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम, हम लोग कितने डायमेंशन होते हैं, एक होता है 2 डायमेंशन, एक होता है 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन 2D फोर्स सिस्टम, एंड एक 3D फोर्स सिस्टम। 2 तरह के सिस्टम होते हैं। मैं लिख रहा हूँ, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर दिख रहा है। अब जैसे देखो 2D क्या होता है, जैसे ये आप देख रहे हो, मैं अभी एक प्लेट दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये तो इस पे जो भी चीज़ है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो इस प्लेन पे जो भी चीज़ लाई करेगा वो 2D कहलाएगा। यानी कि फोर्स हमें लगाना है तो मैं ऐसे खींचूंगा इसे, ऐसे 2D, ठीक है, ऐसे खींचूंगा 2D, यानी कि इधर खींचूंगा, अब खींचूंगा, एंगल में खींचूंगा, ऐसे एंगल में खींचूंगा, तो ये 2D फोर्स कहलाएगा। क्योंकि एक प्लेन में जब मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, एक प्लेनर मूवमेंट होगा। जैसे टेबल पे आप कुछ रख दो
और उसे खींचो आप जिधर भी खींचना है, तो वो फोर्स प्लेनर कहलाएगा। उसको उठना नहीं है, मतलब वो ऑब्जेक्ट उठेगा नहीं, उसी के अलोंग स्लाइड करेगा। लेकिन 3D यस मतलब सर। क्या कि ये एक पेन है, एक बंदा इधर से खींच रहा है, एक बंदा इधर से खींच रहा है, एक नीचे खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो सराउंडिंग्स में उसके यानी 3 डायमेंशंस में फोर्स लग रहा है, तो उसे हम बोलेंगे 3D फोर्स सिस्टम की बात करेंगे। सो अभी हम लोग बात करते हैं, अभी जो भी हम लोग स्टडी करेंगे वो 2D के बारे में बात करेंगे। यस सर। 2 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम क्या पढ़ेंगे अभी? 2 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम। सो 2 डायमेंशन में क्या होता है? फर्स्ट है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब क्या कि जैसे मान लेते हैं अभी हमने देखा कि नंबर ऑफ फोर्सेस है, ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है, और इन दोनों को ऐड करके हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं। लेकिन एक फोर्स को, दो फोर्स को जोड़ करके हम एक फोर्स निकाल रहे हैं हम लोग ने। ऐसा भी हो सकता है कि एक फोर्स दिया हुआ है उससे हम लोग दो फोर्स निकालें। ये एंगल में लग रहा है तो x के लॉन्ग कितना लगेगा, y के लॉन्ग कितना लगेगा, वाइस वर्सा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कि ये एक फोर्स है F1 और ये एक फोर्स है F2, इन दोनों को ऐड करके हम लोग रिजल्टेंट फोर्स निकाल रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि रिजल्टेंट फोर्स दिया हुआ रहे तो हमें F1 एंड F2 निकालना पड़े। अब कैसे निकालेंगे देखेंगे, हाँ वही चीज़ें अभी हम लोग सीखेंगे। सो ये कैसे रहता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहता है। सो जैसे मान लो कि एक इस तरीके का एक होल है, मतलब पिन टाइप, क्या बोल सकते हैं, कुछ हिंज टाइप है जहाँ पे हमें कुछ टाई करना है, यहाँ पे कुछ टाई करना है, यहाँ पे इस तरीके का। ठीक है, इस पे एक हमने टाई, एक रस्सी बांध दिया, मतलब एक स्ट्रिंग बांध दिया, एक कुछ भी रस्सी से बांध दिया हमने, हाँ। और इसे हम लोग खींच रहे हैं, एक कौन से फोर्स से? फोर्स F से। तो सिर्फ फोर्स F से ही नहीं रहेगा, इसमें कुछ डायरेक्शन भी रहेगा कि किधर आप ऐसे फोर्स कर रहे हैं तो बोलोगे फोर्स लगा रहा हूँ मैं F, तो आप किधर लगा रहे हैं अभी? एलोंग X ना ही ये एलोंग X है, ना ही एलोंग Y है, तो आप लगा किधर रहे? तो आप बोलोगे कि इसे मैं फोर्स लगा रहा हूँ X एक्सिस से 30 डिग्री एंगल पे, ऐसा बोलोगे ना, या X एक्सिस से 75 डिग्री एंगल पे, या X एक्सिस से 90 डिग्री एंगल पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये थीटा गिवन रहेगा। यानी कि यहाँ पे उसी तरीके से एक फोर्स रहेगा यहाँ पे जो कि गिवन रहेगा एलोंग X एंड एलोंग Y, एलोंग X एंड एलोंग Y। क्लियर है? क्या रहेगा? एलोंग X एंड एलोंग Y दो फोर्सेस रहेंगे यहाँ पे। ये कितना एंगल बना रहा है? थीटा, कुछ भी हो सकता है थीटा। ये Y एक्सिस है, ये X एक्सिस, X डायरेक्शन है, X एक्सिस के टुवर्ड्स है, और ये Y एक्सिस है। अगर कोई बोले कि अब इस फोर्स का कंपोनेंट निकालो, क्या निकालना है? वर्ड टर्मिनोलॉजी समझोगे, कंपोनेंट। कोई बोलेगा कि फोर्स F का, हाँ फोर्स F का कंपोनेंट फाइंड करना है along X एंड Y डायरेक्शन, X एंड Y डायरेक्शन। तो यहाँ कहेगा फाइंड द कंपोनेंट along a force along X, फोर्स F, यहाँ पे फोर्स कौन सा फोर्स? फोर्स F along X एंड Y।
सो कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला जो होता है हमने ऑलरेडी आपको बता चुका है कि कैसे निकालेंगे। अब एफ के अलॉन्ग जो एक्स के अलॉन्ग जो फोर्स लग रहा है या निकालेंगे, जो यहाँ से एक्स के अलॉन्ग, उसका नामकरण कैसे करते हैं, उसको क्या बोल सकते हैं, उसको नोटिफाई कैसे करेंगे हम लोग। तो इसके लिए लिखेंगे एफ फोर्स अलॉन्ग एक्स, उसी तरीके से सफिक्स एक्स लिख देंगे। उसी तरीके से वाई में लगेगा तो एफ फोर्स अलॉन्ग वाई, यानी कि एफ वाई एफ एक्स, या ऐसा भी लिखते हैं एफ आई, आई अलॉन्ग एक्स होता है, जे अलॉन्ग जे वाई होता है, एंड जेड अलॉन्ग जेड जेड होता है। जी आपने पढ़ा होगा ये चीज़, नोटेशंस होते हैं, ठीक है, अलॉन्ग एक्स अलॉन्ग वाई एंड अलॉन्ग जेड। जस्ट ए मिनट। हेलो सर, हाँ सर मैं क्लास ले रहा हूँ, बात करूँ क्या थोड़ी देर में? हेलो। सो यहाँ पे देखो आई जे एंड जी, जेड जो भी आप बोलो। सो अभी हम लोग को प्लेनर मतलब एक प्लेन में पढ़ रहे हैं, 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, तो अलॉन्ग एक्स एंड अलॉन्ग वाई लिखेंगे, और या एफ आई लिखेंगे एंड एफ जे लिखेंगे। क्लियर है? आई मतलब एक तो होता है क्या? हाँ, आई जो होगा वो एक्स के अलॉन्ग होगा, एफ आई, या इसी को ऐसा लिख सकते हैं एफ एक्स। ठीक है, क्लियर है? एफ जे या एफ वाई लिखेंगे। दिख रहा है ना मैं जो लिख रहा हूँ यस सर। इसमें? ओके। सो अब हमने इसे क्या करना है, हमने जैसा बोला कि आपको हमें निकालने हैं वैल्यू। हमें f का वैल्यू है, या f या r बोलो आप इसे, r रिजल्टेंट वैल्यू है, एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड f है या r है। अब मैग्नीट्यूड कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं f कोई फोर्स है, f वेक्टर या f कैप या f आई कैप, f जे कैप, ऐसा रहता है, कैप पढ़ते हैं। तो ये बताता है कि फोर्स एंड डायरेक्शन दोनों बताता है, लेकिन कोई फोर्स मतलब वैल्यू, मैग्नीट्यूड मतलब क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू कितना है, जैसे हम बोलेंगे मेटल रहती है। हाँ फिजिकल क्वांटिटी, हाँ क्वांटिटेटिव बताता है कि कितना है। और एक है डायरेक्शन। तो जब एक फोर्स दिया हुआ रहेगा, इस तरीके से लिखा हुआ है, फोर्स अंडर एरो हेड है, तो ये फोर्स में दोनों है, मैग्नीट्यूड भी है मतलब कि क्वांटिटी भी है एंड डायरेक्शन भी है। तो जब हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करना हो तो हम लोग एफ मॉड ऐसे बोलते हैं, यानी कि 5 kg। हम ये नहीं बोलेंगे नॉर्थ साउथ लेफ्ट राइट नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसा बोलेंगे एफ, सिर्फ ऐसा लिखोगे आप एफ, तो आपको लिखना होगा 5 kg डाउनवर्ड, 5 न्यूटन डाउनवर्ड या अपवर्ड, ऐसा लिखना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ ऐसा लिखोगे एफ अंडर मोड, तो आप लिखोगे 5 न्यूटन। क्लियर है? यस सर। ओके। यस सर। देखो जो भी चीज़ मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, आप लोग लिखते भी जाओगे जो भी चीज़ें लिखना है, और समझते जाओगे, बार बार रिपीट करोगे इसे, और जहाँ पे पर्टिकुलर टाइम पे आपको दिक्कत होगी आप मेरे से पूछोगे। अब हमें क्या करना है, अब बहुत लोग क्या होंगे कि रिकॉर्डिंग मिल जा रहा है तो मैं क्लास नहीं करूँ तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगा एग्ज़ाम के समय। इस बार मैं सबको सबक सिखाऊंगा मैं। सो अब यहाँ पे हमें जैसे इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है फोर्स का। एफ जो फोर्स है यहाँ पे, या आर कुछ भी आप ले सकते हो, यहाँ पे एफ जो फोर्स है उसका एक्स के लॉन्ग, यानी कि इसको हमने लिखा एफ एक्स। तो एफ एक्स जो फोर्स है उसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो ये फोर्स का वैल्यू एफ मैग्नीट्यूड
जो भी वैल्यू रहेगा, देन हमने बताया था ये जो हो जाएगा कॉस थीटा। अब थीटा का वैल्यू जो भी रहेगा एलोंग एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि राइट वर्ड। उसी तरीके से एफ वाई का वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे, एफ साइन थीटा मॉड साइन थीटा। साइन थीटा मतलब क्या, यहाँ पे देखो थीटा यहाँ नहीं है दिया हुआ, ठीक है। अगर यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, यहाँ अल्फा दिया हुआ है, जहाँ कि हम जानते हैं अल्फा प्लस थीटा कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग अल्फा जब दिया हुआ हो तो हम लोग ऐसा लिखेंगे एफ 90 माइनस अल्फा, कॉस अल्फा, यस एफ कॉस अल्फा। और जब 90 माइनस लिखोगे तो वैसा नहीं लिखना होगा, एफ कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि अल्फा है ना अल्फा, हाँ, तो अल्फा का वैल्यू क्या यस आ सर, जाएगा 90 माइनस थीटा। तो हम यस लोग सर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, दो चीज़ें लिख सकते हैं, आइदर लिख सकते हैं एफ साइन थीटा एलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, या हम लोग लिख सकते हैं एफ कॉस अल्फा एलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है अल्फा। अगर अल्फा ना दिया हुआ रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब थीटा के फॉर्म में लिखेंगे हम लोग। क्लियर है कि नहीं? यस सर, तो यही हो गया वेक्टर कंपोनेंट, इसको बोलेंगे वेक्टर कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ एलोंग एक्स एक्सिस एंड एलोंग वाई एक्सिस। क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, वेक्टर कंपोनेंट वेक्टर ऑफ फोर्स कंपोनेंट, एफ एलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जो हो जाएगा एफ कॉस थीटा एंड वाई एक्सिस जो हो जाएगा एफ साइन थीटा एलोंग वाई एक्सिस। क्लियर है? तो ये अगर लिखना चाहते हो तो आप लोग लिख सकते हो, कुछ मत यस लिखो, सर, सिर्फ इतना लिखो, आप ये लिखो यस रेक्टेंगुलर सर, कंपोनेंट, ऐसा लिख दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, उसके बाद ये ड्रॉ करो एंड देन इसे लिख लो। सर हेलो सर, सर हाँ हेलो, बोलो। एक एक्सिस के साथ कोस थीटा लेते हैं और वाई के साथ साइन थीटा, ऐसा क्यों होता है? आवाज़ नहीं आ रही क्या? एक्स एक्सिस के साथ हमेशा कोस थीटा लेते हैं, हाँ, वाई के साथ साइन थीटा, ऐसा क्यों करते हैं सर? अरे ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाएं, तुम लोग तो ट्रिगोनोमेट्री पढ़े नहीं भूल गए। ट्रिगोनोमेट्री के कारण ऐसा होता है, ये ट्रिगोनोमेट्री के कारण होता है। अब मैं प्रूफ करके उतना बताऊंगा तो बता सकता है, कोई इशू नहीं है। हम एफ के अलॉन्ग ही कॉस थीटा ही लेंगे, साइन थीटा नहीं लेंगे, कॉस थीटा ही लेते हैं। कैसे लेते हैं तो देखो, ये लिख लो पहले, उसका बाद मैं समझा देता हूँ, इरेज कर दूंगा इसे, बहुत ज़्यादा मतलब आपके स्क्रीन पे दिखेगा नहीं। सर इसमें क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट भी पढ़ेंगे हम? हाँ हाँ हाँ, पढ़ेंगे ना, ज़रूरत जहाँ होगा वहाँ पे पढ़ेंगे। एक्चुअली वो वेक्टर जब टोटली वेक्टर पढ़ते ना तब हम लोग उतना आया, हम लोग वेक्टर नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग फोर्स पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स वी आर एज्यूमिंग दैट यू नो और यू आर नोइंग अबाउट द वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी, व्हाट आर द यस सर, वेक्टर, व्हाट आर स्केलर।
लिख लिए? यस सर, लिख लिए। ओके, यस सर। चलो। सो अब हम लोग एक जो अनुज पूछ रहा था, कौन पूछ रहा था? यस सर, मैंने पूछा था। हाँ, ओके। सो देखोगे, मैं समझाता हूँ, थोड़ा समझना उसको मैं एक सॉफ्टवेयर के बेसिस पे। पहले मैं ड्राइंग दिखा रहा हूँ, देखोगे आप। ऑलरेडी ट्रिगोनोमेट्री में मैंने आपको पढ़ाया था, जब पिछले सेमेस्टर में मैंने पढ़ाया था। देखो, ये कोई लाइन है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। सो जब हम लोग प्रोजेक्शन इसका ड्रॉ करते हैं ना, प्रोजेक्शन मतलब क्या? इधर लाइट यहाँ जलाओ आप, ये लाइट जब जलेगा तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा? सर बॉटम में बनेगा, नीचे साइड। हाँ, तो प्रोजेक्शन कैसा? ऐसे गिरेगा ना, ये लाइट ऐसे आएगा ना, ये नीचे, यानी कि एक परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा? ये जो लाइन होगा, इसका एंड पॉइंट कहाँ आएगा? यहाँ पे प्रोजेक्शन, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। उसी तरीके से जब हम लोग टॉर्च जलाएंगे इधर से, सॉरी इधर से, तो इसका प्रोजेक्शन कैसा बनेगा? ये वाई एक्सिस है, थोड़ा वाई से बनेगा। वाई एक्सिस यानी कि परपेंडिकुलर टू वाई। ये वाई एक्सिस है, तो हम मेरा ये लाइन बनेगा परपेंडिकुलर टू, बनेगा कि नहीं बनेगा भाई? यस सर, बनेगा। बनेगा ना। अब देखो यहाँ पे थीटा है, ये हमारा थीटा एंगल है, ठीक है। सो जब एक्स एक्सिस के लॉन्ग जब हम कंपोनेंट, जब ये मान लेते हैं आर है, ये थीटा है, ठीक है। सो अब हम लोग निकालेंगे, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे ये बी है, ये पी है, एक रिलेशन के लिए बी एंड पी, बी फॉर बेस, पी फॉर परपेंडिकुलर एंड आर फॉर हाइपोटेनस। एंड देखो, ये जो है, ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, ये साइड एंड ये साइड इक्वल होगा, होगा कि नहीं? यस सर, होगा। इसी के लिए बोला जाता है इसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, हमने बोला था ना, तो इसी यस के लिए सर। बोला था रेक्टेंगुलर, यानी कि रेक्टेंगल में हमने इसके ब्रेक कर दिया इस सिस्टम को। हम लोग जानते हैं tan थीटा, या अगर हमें यहाँ पे निकालना होगा b का वैल्यू, b का वैल्यू क्या होता है? b इज इक्वल टू व्हाट? तो यहाँ क्या क्या दिया हुआ है? थीटा गिवन है, ये रेड में जो है गिवन रहेगा, आपको वैल्यू कुछ दिया हुआ रहेगा। गिवन मतलब इसका वैल्यू रहेगा, ये गिवन नहीं रहेगा, इसे हमें फाइंड करना होगा, इसे हमें फाइंड करना होगा। थीटा गिवन है, आर गिवन है, तो इन तीनों में रिलेशन आप जानते हो कुछ? इन तीनों को लेकर के ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी रेशियोज आपने पढ़ा है ना? क्या है? बी आर थीटा के बीच में कोई ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी आप जानते हो? हाँ, एक, अरे भाई हमारा आवाज नहीं आ रहा है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉस थीटा, कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है? बी बाई एच, यही होता है ना? यस सर। तो हमारे पास थीटा है, आर है, यानी कॉस थीटा, कुछ वैल्यू रहेगा, मान लेते हैं थीटा जगह पे 30 डिग्री, आर के जगह पे 5, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई एच, एच मतलब आर। बी अननोन है, तो बी अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आर कॉस 30 डिग्री,
आर का वैल्यू कितना है 5 cos 30 डिग्री, यानी कि ये 5। तो बी क्या है, बी एक्स कंपोनेंट ऑफ आर है। क्या है, कंपोनेंट अलोंग एक्स, कंपोनेंट यहाँ पे जो बी है, बी क्या कहलाएगा, बी जो होगा वो एक्स होगा कंपोनेंट ऑफ आर। कंपोनेंट, हाँ एक्स कंपोनेंट ऑफ आर, या आर कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसी को हम लिखेंगे बी या एफ या कुछ भी आर कॉस थीटा। उसी तरीके से नेक्स्ट है, यहाँ पे देखोगे मैं इधर इसको कैलकुलेट करता हूँ, मैं ड्राइव करता हूँ इसमें। P, अब देखो P है, P किसके अलोंग है, y एक्सिस अलोंग, मतलब जिसकी तरफ जा रहा है, तो y के अलोंग। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू व्हाट, नहीं है, R गिवन है, एंड क्या है P R थीटा गिवन है। अब इसका रिलेशन हम लोग जानते हैं, साइन थीटा, ये थीटा, यहाँ पे कुछ एंगल की ज़रूरत नहीं है, इस एंगल की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ट्रायंगल किस में काम कर रहे हैं, ओ ए बी ट्रायंगल में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे बी सी, अगर मान लेते ओ सी बी में काम करते, तब हम लोग यहाँ पे इस एंगल की बात करते, और ये एंगल हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि जब एक्स एंड वाई के बीच में 90 डिग्री एंगल है, इसके बीच में एक एंगल डिवाइड हो रहा है थीटा डिग्री, तो ये एंगल भी मालूम हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो आप आइदर इस ट्रायंगल से निकालो या इस ट्रायंगल से निकालो, मतलब ओ ए बी से निकालो या ओ सी बी से निकालो। तो हम लोग किस में काम कर रहे हैं, ओ ए बी में काम कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई आर, तो P इज इक्वल टू आर साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं अनुज, या सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि नहीं आया, यस सर, क्लियर है? यस सर। ओके, सो ये अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। सो अब रिजल्टेंट फोर्स की बात करें, जैसे हमने दो फोर्स निकाल दिया, एक तो R है, दूसरा है अलोंग एक्स, एफ एक्स क्या हो जाएगा R cos थीटा, एफ वाई R sin थीटा। तो अगर हमें रिलेशन दिखाना हो कि इसमें और इसमें, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स कॉस थीटा, या अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम से जाओ, तो यहाँ पे देखो बी पी एंड आर, तो क्या होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं? यस सर, होता है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी हो जाएगा एफ साइन थीटा या आर साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आर साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक सभी को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके, तो इसे आप लिख लोगे, एक मिनट में इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पे।
पहले आप इस ड्राइंग को बनाओ, देन इसे लिखो, देन इसे लिख लो, इसे लिख लो, इसे लिखो, इसे लिखो, देन इसे लिखो। आपको कर्सर दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पे पहले 1 में, नंबरिंग कर दो। यहाँ पे 1 में ये ड्राइंग करो, 2 में ये लिखो, 3 में ये लिखो, 4 में ये लिखो, 5 में ये लिखो, 6 में ये लिखो। जल्दी से राइट डाउन करो इसे। अगर ये ड्राइंग नहीं दिख रहा हो तो मैं जूम कर देता हूँ इसे। अगर ड्राइंग नहीं दिख रहा हो तो मैंने जूम किया इसे, देख लो। और फिर हो गया सर। ठीक है, सभी लोगों का होने दो। सभी लोगों का हो जाए तो बोल देना। सो इसमें एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि अलोंग एक्स हम लोग निकाल दें, और दूसरा केस के अलोंग है अलोंग वाई, अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई। एंड एक्स एंड वाई क्या है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, परस्पर परपेंडिकुलर है। यस सर, हो गया।
सही लोग को हो गया? हो गया सर। ओके। यस सर। सो देखो यहाँ पे हमने यहाँ से क्या निकाला, कंक्लूजन क्या निकाला कि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये आर है या एफ, जो भी आप निकाल। सो यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर अगर लेते हैं तो आर कॉस थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, मॉड है ये, हाँ, या एफ एलोंग वाई एलोंग जेड, ऐसा प्लेस कर सकते हैं, बाद में देखेंगे डायरेक्शन वगैरह की बात। एफ एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, समझ में आ गया? थीटा कैसे निकाल, कॉस कैसे लिख रहे हैं, एफ वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो इसको उतना समझ मतलब याद रखने और कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। जिधर भी थीटा रहेगा, अब ये आर जो है, फोर्स जो है, वो किसी के अबाउट एंगल में है 90 इससे थीटा डिग्री पे, तो इसके अलोंग आर कॉस थीटा लिख देंगे, और इसके अलोंग इसके ठीक इस लाइन के परपेंडिकुलर, ये येलो लाइन जो होगा ये इसके परपेंडिकुलर होगा, इस लाइन के, ये लाइन, तो इस लाइन के ठीक परपेंडिकुलर आर साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया। अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मतलब ये हो गया थीटा आर कॉस थीटा, मतलब थीटा आर एंड एक्स, कंपोनेंट अलोंग एक्स, कंपोनेंट अलोंग वाई, रिलेशन मिल गया। अब हमें आर और इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। तो ये होता है, आप जानते हो कि ये जो रिप्रेजेंट करेगा ये लाइन, ये करेगा एफ वाई को, ये करेगा एफ एक्स को। तो आर इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। और चूंकि आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स है और आर साइन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई है, तो आर इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं हम, एफ एक्स का सिंपल करने के लिए स्क्वायर प्लस एफ वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़ें? देन थीटा के बीच में जो एंगल लिखना होगा, थीटा क्या होगा, तो थीटा हम जानते हैं कि अगर हम दोनों को डिफाइन करें, यानी कि एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे, आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा। तो आर आर कैंसल, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ वाई बाई एफ एक्स। ये एक रिलेशन, ये इक्वेशन हो गया, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, एंड सेकेंड इक्वेशन ये है। अब इक्वेशन में क्या होता है कि नंबर ऑफ नोन एंड अननोन होता है। तो अगर हमें कुछ दिया हुआ रहेगा और कुछ अननोन रहेगा, उसे फाइंड आउट करना है। तो इसी में से कुछ चीज़ें दी हुई रहेंगी, कुछ चीज़ें नहीं दी हुई रहेंगी, हमें फाइंड आउट करना होगा इसी इक्वेशन से। तो ये इक्वेशन आप हमेशा याद रखोगे, इफ़ ये एक इक्वेशन याद रखोगे, ये दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन याद रखोगे और ये इक्वेशन याद रखोगे, रिलेशन कंसेप्ट वाइज। सर जब हम एक्स वाई डायरेक्शन में हम रिजॉल्व करते हैं एक्स वाई डायरेक्शन में, तो उसमें हम ये स्क्वायर रूट नहीं लगाते, मतलब स्क्वायर नहीं लगाते। सॉरी स्क्वायर लगाते हैं ना, मैं सॉरी गलत हो गया यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे स्क्वायर रूट रहेगा, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर रूट रहेगा, ठीक है, स्क्वायर रूट रहेगा। क्लियर है? ओके। यस सर। निकिता, हेलो, बहुत जल्दी आ गई आप। चलो नेक्स्ट हम लोग कुछ, सर हमने अब मैसेज देखा। अभी मैसेज देखा, क्या कर रही थी उस समय से तुम? अच्छा है, चलो
हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या है। सिंपल क्वेश्चन कुछ ढूंढ रहा हूँ थोड़ा। ऐसा कोई फोर्स है, ठीक है, ऑलरेडी ये तो हमने बता ही दिया, लेकिन खैर ऐसा कोई फोर्स है, एक सिस्टम है, आप नीचे वाले को ओमिट कर दो, ऐसा कुछ दिया हुआ रहेगा, रुक जाओगे। इस तरीके का कोई सिस्टम दिया हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, फोर्स कौन सा लग रहा है, ये एक लीवर टाइप कुछ स्ट्रक्चर है। इस लीवर टाइप स्ट्रक्चर में ये वाई एक्सिस लिया इसने, और वाई एक्सिस के ठीक परपेंडिकुलर क्या हो गया, एक्स एक्सिस, या एक्स एक्सिस इसने लिया, इसके सेंटर को क्या इसने लिया, एक्स एक्सिस, तो इसका ठीक परपेंडिकुलर जो होगा ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। तो इस तरीके का स्कीमेटिक डायग्राम है, ऐसा ये एंगल में है, ये एक फोर्स लग रहा है, ठीक इसके परपेंडिकुलर ये एक ऐसा। सो ये एक फोर्स है एफ, यहाँ पे बीटा दिया हुआ है। अगर हमें कंपोनेंट को ब्रेक करना है, मतलब कंपोनेंट निकालना है अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एफ कॉस बीटा, और इधर क्या हो जाएगा, एफ साइन बीटा। क्लियर है कि नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बीटा एंगल यहाँ पे है, एक्स के लॉन्ग नहीं है, किसके लॉन्ग एंगल दिया हुआ है, वाई के लॉन्ग, ये वाई एक्सिस इसको लिए हुए। क्लियर है, तो ये एफ कॉस बीटा, एफ साइन बीटा, तो इसको ड्रॉ कर लो और इसको लिख लो कि इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ एक्स जो हो जाएगा ये एफ साइन बीटा हो जाएगा। अब बोलोगे कि सर एक्स के लॉन्ग हमेशा बीटा रहे, नहीं, जहाँ एंगल रहेगा, जिसके एडजेसेंट में एंगल रहेगा उधर ही कॉस जाएगा। तो यहाँ पे एफ वाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा एफ कॉस बीटा। क्लियर है, यस सर। उसी तरीके से सर सर एक बार फिर से बता दीजिए, क्योंकि ये मतलब जो थीटा रहता है उस साइड पे हम कॉस लेते हैं। हाँ, तो इधर थीटा इज इक्वल टू बीटा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो थीटा रहे, बीटा रहे, गामा रहे, अल्फा रहे, डेल्टा रहे, कुछ भी रहे, जिसके एडजेसेंट में, यहाँ पे एडजेसेंट मतलब क्या कहने का, जिसके आजू बाजू, ये एक्सिस है और ये एक्सिस है, जिस एक्सिस के बाजू में एंगल दिया हुआ रहेगा उस एक्सिस के लॉन्ग क्या जाएगा, कॉस जाएगा। यस सर, आगे समझिए। हमेशा याद रखो, जिसके लॉन्ग एंगल नहीं दिया हुआ रहेगा उसके लॉन्ग क्या जाएगा, साइन आ जाएगा। साइन आएगा। यहाँ पे बीटा है तो बीटा जाएगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे बीटा दिया हुआ है या अल्फा दिया हुआ रहे, तो ये अपना लेकर जाएगा, ये अपना लेकर जाएगा, तो यहाँ पे एफ वाई एफ एक्स जो हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, एफ कॉस अल्फा, और ये एफ कॉस बीटा। तो आप देखोगे सर यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे नहीं, कॉस क्यों है, क्योंकि यहाँ साइन जो थीटा है एंगल वो चेंज है ना, यहाँ पे जब सेम रहेगा तब अलग, जब डिफरेंट रहेगा तो अलग। क्लियर है, यस सर। हाँ, बोल रहे थे कुछ कोई, नो सर। ओके।
तो चलो एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करो या सॉल्व करने की कोशिश करोगे, आप लोग ड्रॉ कर लो हम लोग कल के क्लास में। लेकिन ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, मैं सिंपल चाह रहा हूँ कि सिंपल कोई दूँगी। एक मिनट देखता हूँ सिंपल अगर मिले। चलो ये प्रॉब्लम दे रहा हूँ, आप लोग इसे बनाओ, लिखो और सॉल्व करोगे इसे लिखो। क्या है? द फोर्स F हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 600 न्यूटन, एक्सप्रेस F एज ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। जैसे Fx हमने लिखा ना, तो Fi मतलब एक्स एक्सिस, Fy जे कैप, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी यूज होता है। आइडेंटिफाई द x एंड y स्केलर कंपोनेंट ऑफ F, निकालो, सॉल्व करो इसे। साइन 40 की पड़ेगी सर। हेलो, यस सर। कोई बोल रहा है क्या? आवाज़ नहीं आ रही है, कोई जो बोल रहे हो आवाज़ नहीं आ रही है आपके। साइन 40 की भी वैल्यू निकालनी है। क्या साइन 40? हाँ निकालो निकालो, कैलकुलेटर यूज़ करो। आप सिर्फ फार्मूला के फॉर्म में भी निकाल दोगे तो चलेगा, हाँ कोई इशू नहीं। सभी लोग, हाँ सभी लोग सॉल्व करो। समर्थ कौन कौन है इधर? निकिता, अनुज, अभिनव, जतिन, वंदना, हर्षित, जानवी एंड ये कौन? यस। अरे एनोनमस कौन है भाई? हाँ कौन मुंह काली करके कौन आया है? यस सर। नाम बोलो। सर कार्तिक। अच्छा कार्तिक, ओके समझ में आ रहा है सर। आपका तो ये पढ़ा हुआ होगा ये सारी चीज़ें, 12th किए थे ना आपने? 11th में शायद ये पढ़ना है, किसी ने किया होगा। चलो सभी लोग सॉल्व कर लिए, ट्राई कर लिए, अगर हो जाए तो बोलोगे, मैं सॉल्व करूँगा इधर से, सभी लोग देखोगे आप। और कार्तिक आपके और साथी कहाँ हैं? क्या सर? और लोग डीम के और सारे स्टूडेंट? सर कोई आइडिया नहीं सर। चले ओके। यस सर, हो गया। ओके ओके, सो देखोगे मैं सॉल्व करता हूँ इसे। ऑलरेडी सॉल्व कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं सॉल्व किए उसके लिए। अब यहाँ पे देखो ये फोर्स है हमारा F, कोई भी डायरेक्शन में रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा फोर्स है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई सर ये एक्सिस। रिजल्टेंट नेगेटिव लेंगे ना, मतलब न्यूटन में फोर्स जो है नेगेटिव लेंगे ना? बता रहा हूँ। ओके सर। यहाँ पे फोर्स कितना है? F। अब देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, ये जब दिखा रहा है कि डायरेक्शन इस तरफ है, निगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं लेना है अभी फ़िलहाल। अभी आपको क्या करना है? कंपोनेंट निकालना है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालना है, यानी कि इसका कंपोनेंट अलोंग x और इसका कंपोनेंट अलोंग y। ठीक है, अगर आप बोलते हो कि नहीं सर इसका कंपोनेंट इसके अलोंग निकालना है, इस y के अलोंग, तो आपको ये एंगल लेना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? ये एंगल आपको लेना होगा, ये
और रोटेट होगा ये इसके लॉन्ग। खैर हमें ये लेना है, बात वही आएगा, सिर्फ निगेटिव हो जाएगा यहाँ। सो एफ 600 यानी कि एफ जो लिखा हुआ है वो 600 न्यूटन है। दैट मीन्स व्हाट कि वैल्यू जो है फोर्स का वैल्यू वो 600 न्यूटन है। डायरेक्शन क्या है इसका, तो डायरेक्शन है एट एंगल ऑफ 40 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ये डायरेक्शन हो गया, यानी कि ये दोनों मिल करके एक फोर्स सिस्टम बना दिया, एक फोर्स को बता रहे, रिप्रेजेंट कर रहा है विथ डायरेक्शन। क्लियर है? सो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एफ। ये एफ मतलब कि ये दोनों इसमें आ जा रहा है, ये इसमें। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि द फोर्स हैज़ ए मैग्नीट्यूड ऑफ 6 न्यूटन। मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू, क्वांटिटी। एक्सप्रेस एफ एज ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या बोलते हैं, आई जे एंड के को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। हमने उस समय जेड लिख दिया था, जेड नहीं होगा, आई जे के होगा। हाँ मैंने गलत उस समय वो किया था। आई जे एंड के यूनिट वेक्टर होता है, या आई कैप, जे कैप, के कैप, इसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। सर जेड एक्सिस के लिए तो के यूज करेंगे के यूज करेंगे। ये आई जो होगा वो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स होगा, जे जो होगा यूनिट वेक्टर अलोंग वाई, और के जो होगा वो यूनिट वेक्टर अलोंग जेड। सो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस एज ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर आई जे एंड के। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर जब हम लोग, कोई एक वेक्टर है, फोर्स है, और इसके मैग्नीट्यूड से जब इसमें हम डिवीजन दे देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, यूनिट वेक्टर। क्या हो जाता है, यूनिट वेक्टर। अभी मान लेते हैं ये डायरेक्शन एक्स के अलोंग है और यहाँ पे मैग्नीट्यूड अलोंग एक्स है, तो इसको जब हम लोग ये करेंगे तो ये आई कैप आ जाएगा। क्लियर है? आई कैप कब आएगा, जब फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन विथ डायरेक्शन डिवाइडेड बाय ओनली फोर्स अलोंग एक्स विथ मैग्नीट्यूड। सो ये जो होगा वो यूनिट वेक्टर बताएगा। यही क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर। हमेशा याद रखोगे। उसी तरीके से जे जो हो जाएगा, जे इज इक्वल टू एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ, सॉरी यहाँ पे एफ वाई मैग्नीट्यूड और यहाँ पे फोर्स। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो रिप्रेजेंट करता है न्यूमरेटर में है वो रिप्रेजेंट करता है फोर्स विथ डायरेक्शन, और ये रिप्रेजेंट करता है डिनोमिनेटर में है जो, वो सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट करता है फोर्स के मैग्नीट्यूड को। तो जो फोर्स ऑफ जब एक कोई रिप्रेजेंट करने वाला है, यहाँ एफ वाई जो है वो रिप्रेजेंट करता है फोर्स को भी और मैग्नीट्यूड को भी, दोनों को डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड कर देते हैं तो यूनिट वेक्टर हमें मिल जाता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या करना है कि वेक्टर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर हमें निकालना है। सो अब हमें फोर्स अलोंग एक्स कैलकुलेट करना है। तो फोर्स अलोंग एक्स कैलकुलेट करने के लिए हमने बताया था कि यहाँ पे एफ कॉस 40 डिग्री, एंड ये जो हो जाएगा इधर, ये इसका जैसे देखो, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा, इसका प्रोजेक्शन यहाँ आएगा। तो ये ओ है, ए है, बी है, सी है। तो जब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो हम लोग निकाल देंगे साइन थीटा कॉस थीटा, जो भी फार्मूला यूज किया तो हम लोग वो यूज करके निकाल देंगे। तो एफ कॉस 40 डिग्री और यहाँ पे एफ साइन 40 डिग्री, या ठीक है, ये हो गया हमारा एफ एक्स और ये सॉरी एफ वाई, और ये हमारा हो गया एफ एक्स वेक्टर, ये वेक्टर। क्लियर है? तो अब हमें बोलते हैं, कोई बोलेगा कि हाँ आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, तो हम लोग वही निकाल देंगे, डिवाइड कर देंगे यहाँ से मैग्नीट्यूड से। देन कह रहा है आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई स्केलर कंपोनेंट।
स्केलर कंपोनेंट। अब यहाँ पे वेक्टर क्या हो जाएगा, निगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा, ये डायरेक्शन निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। जो आई वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर होगा, वो एक पॉजिटिव के लॉन्ग होगा और जे जो होगा वो निगेटिव यूनिट वेक्टर होगा, यानी डायरेक्शन निगेटिव होगा। तो कैसे, तो देखो यहाँ पे एफ एक्स या एफ आई लिखो ऐसा, या यूनिट वेक्टर आई लिखो ऐसा, इस तरीके जो भी। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एफ एक्स कॉस 40 डिग्री विथ डायरेक्शन, और यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे एफ एक्स कॉस 40 डिग्री, वैल्यू सिर्फ लिखेंगे मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, यानी कि ये x पॉजिटिव के लॉन्ग है। और यहाँ पे हम लोग निगेटिव लिखेंगे, एफ वाई जो लिखेंगे यहाँ पे ये निगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे देखो, यहाँ पॉजिटिव हमने किया, मतलब डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में। जे जो हो जाएगा माइनस एफ कॉस 40 डिग्री डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एफ कॉस 40 डिग्री, तो ये -1 जे -1 आई। तो ये हो गया हमारा x के लॉन्ग, और ये हो गया माइनस मतलब निगेटिव डायरेक्शन में अलोंग y डाउनवर्ड। अब यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई x एंड y स्केलर कंपोनेंट ऑफ f। तो ऑफ कोर्स स्केलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, f यानी कि 600, यहाँ पे f जहाँ है वहाँ पे 600 रखते जाएंगे, यहाँ पे 600, यहाँ पे 600 ऐसा रखते जाएंगे। तो यहाँ पे अलोंग यहाँ पे लिखेंगे, और भी सिंपल लिखना है तो ऐसा लिख सकते हैं इसे, देखोगे आप यहाँ पे आई कैप इज इक्वल टू 600 इंटू 40 डिग्री। अब आई है, आई कैप मतलब पॉजिटिव, डिवाइडेड बाई 600 इंटू कॉस 40 डिग्री, कॉस 40 जो वैल्यू आएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आई हो जाएगा। उसी तरीके से जे कैप जो निकालेंगे वो माइनस, क्योंकि निगेटिव है तो माइनस जे कैप हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन बता रहा है, ये बेसिकली क्या बता रहा है, डायरेक्शन। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट में, यहाँ पे कह रहा है कि आइडेंटिफाई द एक्स एंड वाई कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट एफ एक्स सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब स्केलर है, स्केलर में इसमें डायरेक्शन नहीं है। ये नहीं बोल रहे हैं कि निगेटिव लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है, ऊपर लग रहा है, नीचे लग रहा है, नहीं, सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं कि ये वैल्यू की बात कर रहे हैं। सो एफ एक्स इज इक्वल टू 600 कॉस 40 डिग्री। अब जो भी वैल्यू कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके निकाल दो, यहाँ पे जो भी वैल्यू हो जाएगा एफ वाई इज इक्वल टू। अब ये मोड में लिखने का मतलब क्या होता है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड, और फोर्स में दो होता है, एक स्केलर एक वेक्टर, मतलब दो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, दो तरह की क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी जहाँ पे डायरेक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पे मोड में जब लिख दिया मतलब कि सिर्फ स्केलर की बात कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। तो एफ वाई इज इक्वल टू 600 साइन 40 डिग्री, और जो वैल्यू हो जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके सर एफ एक्स का आ जाएगा 459.6। जो भी आ जाए, जो भी आपने वैल्यू रख करके देख लो आपको जो भी। तो यहाँ पे दो चीज़ें समझना है, एक स्केलर मतलब आई जो निकाले, आई क्या होता है, डायरेक्शन के साथ लिखेंगे ऊपर, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। जे भी वहाँ पे भी डायरेक्शन के लॉन्ग, यानी कि डायरेक्शन निगेटिव, ये नीचे लग रहा है तो निगेटिव एफ साइन थीटा हमने लिखा, और यहाँ पे एफ साइन थीटा सिर्फ वैल्यू, ये दोनों कैंसिल, तो -1 या माइनस जे ऐसा लिख सकते हैं, माइनस जे, यहाँ पे जे लिखते हैं ऐसा, जे कैप, तो माइनस जे। उसी तरीके से प्लस आई। तो हमें मालूम हो गया कि ये एक्स के लॉन्ग वाई के लॉन्ग, इसका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर, मतलब जिसके साथ मैग्नीट्यूड नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन है। हाँ, मैग्नीट्यूड 1 रहेगा एंड डायरेक्शन जो भी रहेगा उसका।
तो उसे यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो हम लोग वेक्टर के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम लोग वेक्टर का थोड़ा बहुत एप्लीकेशन देख रहे हैं कि क्या है क्या नहीं। क्लियर है यहाँ तक? सर यहाँ पे यूनिट वेक्टर मतलब आई जे के की ये वैल्यू निकालना है ना? आई, हाँ। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर मतलब आई जे जिसके साथ सिर्फ डायरेक्शन रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन की बात करेंगे हम लोग, वैल्यू की बात नहीं करेंगे, सिर्फ डायरेक्शन, यानी कि निगेटिव पॉजिटिव, अपवर्ड डाउनवर्ड। तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लिखते हैं माइनस आई कैप मतलब निगेटिव, प्लस आई कैप पॉजिटिव। अब प्लस लिखने का मतलब क्या? प्लस 1 इंटू आई, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो मैं यहाँ पे Yes, sir. यूनिट है। उसी तरीके से माइनस आई इंटू सॉरी माइनस 1 इंटू आई लिख सकते हैं ना। दैट मीन्स ये डायरेक्शन है। यूनिट मतलब 1 से मल्टीप्लाई किया हमने। यहाँ पे 600 से नहीं मल्टीप्लाई, 600 आई मतलब क्या होगा कि 600 न्यूटन फोर्स अलोंग आई डायरेक्शन, यानी कि एक्स डायरेक्शन, यूनिट अलोंग द Yes, यूनिट sir. वेक्टर आई, अलोंग द यूनिट वेक्टर जे, अलोंग द यूनिट वेक्टर जेड, यानी कि ये यूनिट वेक्टर के। ये 600 मैग्नीट्यूड जो है वो एक्स के लॉन्ग, आई के लॉन्ग लग रहा है, 600 जेड के लॉन्ग, 600 के लॉन्ग। तो उसको हम लोग यूनिट नहीं बोलेंगे। यूनिट कब कन्वर्ट करेंगे? जब 600 जब आई ओनली को 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 600 आई को अगर हमने 600 से डिवाइड कर दिया, मतलब 600 आई लिखने का क्या मतलब है? 600 आई लिखने का मतलब है कि हम लोग मैग्नीट्यूड भी बता रहे हैं एंड डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं। और इसमें अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए तो हमें ये यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। यस ठीक सर। है। तो जब डायरेक्शन के साथ लिखेंगे और उसमें डिवाइड करेंगे सिर्फ मैग्नीट्यूड से तो हमें यूनिट वेक्टर मिलेगा। और स्केलर जो मैग्नीट्यूड को मोड में डिफाइन करते हैं, डायरेक्शन को आप ऐसे लिख सकते हो आई कैप जे कैप करके। क्लियर है? चलो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन लिख लो। आप लोग सॉल्व करोगे इसे रूम पे बैठ करके, घर पे बैठ करके आप लोग इसे सॉल्व करोगे। ये लिखना है आपको, समझना है, समझ गए तो समझ गए ठीक है, नहीं तो एक बार रिपीट करके वीडियो इस प्रॉब्लम को देख लोगे और फिर से लिख यस लोगे। सर। मैं आपको शेयर कर दूंगा अभी वीडियो जस्ट। सो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, वो बना लोगे आपको। 2 क्वेश्चन लिखो आप लोग, वो क्वेश्चन मैं जो यहाँ पे दे रहा हूँ आप लोग इसे सॉल्व करके लाओगे। दिख रहा है? इसे लिख लो, ड्रॉ कर लो और इसे सॉल्व करके आप लोग लाओगे। जो दिक्कत हो रहा है मेरे से पूछोगे, सभी लोगों को मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है पूछोगे। सर ये जो एलबी है मतलब उसकी यूनिट तो न्यूटन के नहीं, हिसाब एल से बी अंत कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ये ऐसा मतलब यूनिट नहीं सर है। यूनिट कन्वर्ट तो नहीं ये करना सी जी पड़ेगा एस ना मतलब? नहीं नहीं नहीं, यूनिट नहीं, आप वही यूनिट लिखो जो यहाँ पे है। एल बी लिखा हुआ है तो एल बी में ही बात करो आप, न्यूटन लिखा ओके हुआ सर। है तो न्यूटन में बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग बाद में देखेंगे, यूनिट की कोई ज़रूरत नहीं है। ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। सर स्केलर और वेक्टर दोनों में करना हम्म पड़ेगा। हम्म हम्म
तो इतना ही रहने देते हैं आज, हाँ? आप लोग लिख लो और सॉल्व करोगे। एडीटीडीएम वाले कौन कौन है? एडीटीडीएम वाले अभी आपका मैथ्स का क्लास चलेगा, आप लोग रहोगे, जाओगे नहीं, हाँ? मतलब मैं अभी लिंक शेयर कर रहा हूँ फिर से दूसरा, उस पर ज्वाइन करोगे, अटेंड करोगे। सर लेफ्ट हो जाएंगे। क्या? हेलो? सर लेफ्ट हो जाएंगे अभी। हाँ अभी लेफ्ट लिख लिए तो लेफ्ट हो जाओ। यस ये सर। एडीटीडीएम वाले अभी मैथ्स का लिंक भेज रहा हूँ, उस पर ज्वाइन करोगे अभी, हाँ? 3:30 से 3:30 से आपका चलेगा क्लास। लिख लिए सभी लोग?